बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान कल कराची पहुँचे और उन्होंने कराची के मुख्तलिफ़ सहूलियात की फ़राहमी के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत मुख्तलिफ़ मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, जिनके तहत कराची के लोगों को शहरी सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। हालिया बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बायस कराची में जो थोड़ी बहुत शहरी सहूलतें मौजूद थीं, वो भी इन बारिशों के बाद नाबूद होकर रह गई हैं। इसीलिए इस बात को महसूस किया जा रहा था कि कराची को फ़ौरी तौर पर कुछ मंसूबों की ज़रूरत है और इसके लिए एक बड़ी रकम दरकार होगी। अब वज़ीर-ए-आज़म ने 1100 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान किया है, लेकिन इन 1100 अरब रुपए के पैकेज पर कुछ लोग और ख़ास तौर पर चंद माहिरीन, जिनकी राय में बड़ा वज़न है, वह बहुत संजीदा किस्म के एतराज़ात उठा रहे हैं। असल में इन्हें एतराज़ात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये ख़ास तौर पर इन मंसूबों की तकमील के हवाले से जो तरीक़ाकार है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं और जो मैंने जो कुछ कहा संजीदा नौइयत के हैं और इनका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। लेकिन इस हवाले से मज़ीद बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ बाकायदगी से आपको मिलती रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म कराची पहुँचे और 1100 रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इस 1100 रुपए के तहत सीवरेज, पीने के साफ़ पानी की फ़राहमी, ट्रांसपोर्ट और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और इस हवाले से दीगर जो शहरी सहूलतों के प्रोजेक्ट हैं, उनको इन रकम के ज़रिए पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ख़ास तौर पर कराची को सॉल्ट वेस्ट मनसूबे की अशद ज़रूरत है। पीने के साफ़ पानी के लिए भी कराची के लोग तरसते हैं और बाकायदा एक माफिया जो है इसमें करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कराची में ना होने के बराबर है और इस मनसूबे के तहत सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाएगा और मास ट्रांजिट बस सर्विस जो है उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि इनमें से बेशतर मनसूबे पहले ही या इल्तवा का शिकार हैं या ज़ेर तकमील हैं और पुराने मनसूबों को इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से जो प्रोजेक्ट है इसमें शामिल कर दिया गया है। लेकिन इसका भी हम जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म के पहले आर्मी चीफ़ कराची पहुँचे और कहने वाले ये भी कहते हैं कि असल जो दौरा है वो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का ही था। उन्होंने अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान कराची के मुख्तलिफ़ शख्सियात, अदारों के सरबराहों और बहुत दूसरी अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें की और उसके नतीजे में कराची को यह पैकेज मिला और इसी दौरे के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म के कराची के दौरे का ऐलान किया गया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के भी दौरे से पहले वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के हवाले से 800 अरब रुपए के मालियत के मुख्तलिफ़ मनसूबों का ऐलान कर दिया था। यूँ शायद पीपल्स पार्टी ये बावर कराना चाहती थी कि ये जो 1100 अरब रुपए के मंसूबे हैं इसमें से 800 अरब रुपए सिंध हुकूमत फ़राहम करेगी। लेकिन इस पर भी सवालात हैं कि 800 अरब रुपए सिंध हुकूमत कहाँ से फ़राहम करेगी, क्योंकि सिंध हुकूमत हमेशा फ़ंड्स की कमी का रोना रोती रहती है और जब भी किसी ख़ास तौर पर कराची को सहूलियत की फ़राहमी की बात होती है तो सिंध हुकूमत फ़ौरन वसाइल की फ़राहमी का मुतालबा करती है। अब इससे पहले ये वज़ीर-ए-आज़म जो पहुँचे उन्होंने वहाँ जो मुलाकातें की उसमें से ताजर बरादरी भी शामिल थी, वहाँ के सियासतदान भी शामिल थे, PTI के जो अरकान असम्बली हैं वो भी शामिल थे, MKM के अरकान असम्बली भी शामिल थे और इस हवाले से जो कमेटी बनाई गई है जिसका नाम कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी रखा गया है उसमें भी इन तीनों पार्टियों के नुमाइंदगी मौजूद होगी। लेकिन इसमें नई बात यह है कि इसमें पाक आर्मी के नुमाइंदगी भी मौजूद होगी। NDMA के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल इसके शामिल होंगे और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ अजलास हुए उसमें DG ISI जनरल फैज़ हमीद भी शामिल रहे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि फ़ौज का इसमें किरदार अहम होगा और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में का एक वाहिद मुनज़्ज़म अदारा फ़ौज है और वो इस तरह के मामलात को समझते भी हैं और उनकी बात में इस हवाले से संजीदा हो सकती है कि NDMA के मौजूदा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के भी सरबराह हैं और वो यकीनन इन अमूर को समझते होंगे जो कि खुश आइंद बात है। लेकिन इस हवाले से बहरहाल लोगों का एक एतराज़ मौजूद है कि इस
तमाम तौर पर जो प्रोजेक्ट में जो सरबराही है, जो लीड है, जो रहनुमाई है, वो सिविलियन क़यादत जो है उसको सर अंजाम देनी चाहिए थी और तमाम मामलात उसके हाथ में होने चाहिए थे। लेकिन चूँकि कराची में एक एमरजेंसी की सूरत हाल थी और NDMA के सरबराह और NDMA का अदारा और पाक फ़ौज, आर्मी, नेवी इस हवाले से वहाँ पहले खदमात सर अंजाम दे रही थी, तो उनको इस हवाले से एक बेहतर नॉलेज भी होगा कि कराची में किन इलाकों में किस तरह के मसाइल मौजूद हैं और उनसे किस तरह निपटा जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक एतराज़ है कि इस को बयान करना हमने ज़रूरी समझा और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये तमाम मनसूबे 1 से 3 साल में मुकम्मल कर दिए जाएंगे, यानी कराची को इन तमाम सहूलियत की फराहमी में ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जो है वो 3 साल का लगेगा। लेकिन इस हवाले से जो इतराज़ात हैं ख़ास तौर पर माहिरीन की तरफ से, अब उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहला एतराज़ तो ये है कि ये 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है, इसके लिए इतनी बड़ी रकम आएगी कहाँ से। माहिरीन का कहना है कि सिंध का टोटल तरक्याती बजट जो इस दफ़ा मुख्तस किया गया है वो 285 अरब रुपए का है और ये रकम यकीनन 285 अरब रुपए से बहुत ज़्यादा है। और फिर ये इजाफी जो रकम है 285 अरब रुपए से ज़ायद, ख़ास तौर पर ये 300 अरब रुपए, 800 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनेगी, तो ये कहाँ से आएगी। इसमें बाज़ सिंध के लोग और दूसरे सिंध के ही माहिरीन इसमें ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि इसमें हो सकता है कि सिंध हुकूमत बाकी जो शहर हैं सिंध के छोटे बड़े, उनका जो शहरी बजट है उसको काट कर कराची को ये फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे और ये दूसरे छोटे और दरमियाने शहर जो हैं, छोटे बड़े शहर, उनके साथ एक यकीनन ज़्यादती होगी कि उनको कराची को फैसिलिटेट करने के लिए उनका पेट काट कर कराची को दिया जाए। और सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भी इस हवाले से कोई वजाहत नहीं की कि आखिरकार ये इतना बड़ा पैकेज जो है इसका के लिए पैसा कहाँ से आएगा। वो तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का टोटल दफ़ाई बजट इतना है, अगर दफ़ाई बजट हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो अकेले कराची के लिए इतने बड़ा पैकेज को कैसे अफोर्ड किया जाएगा। बहरहाल दूसरी बात ये है कि वो ये इतना बड़ा जो पैकेज है और इसमें शामिल जो मंसूबे हैं ये तकमील तक कैसे पहुंचेंगे और इनके निगरानी का काम कौन सर अंजाम देगा। अगरचे कहा जा रहा है कि इसके लिए कराची बहाली कमेटी कायम की गई है जिसमें मुख्तलिफ़ अदारों के लोग और सियासी पार्टियों के लोगों की नुमाइंदगी शामिल होगी, उन तमाम मनसूबों की निगरानी का काम करेगी। लेकिन इस हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से कराची के साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीम ज़मान की बात में काफ़ी वज़न है। वो कहते हैं कि कराची का असल मसला सिर्फ मालियाती पैकेज नहीं है, बल्कि असल मसला यहाँ की गवर्नेंस है। अब जब तक आप यहाँ की गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कराची को मुख्तलिफ़ 14 किस्म की मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ इसके शहरी सहूलतों के हवाले से ज़िम्मेदार हैं और 14 एजेंसियाँ में कोई कोऑर्डिनेशन के हवाले से कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि इनके दिमाग कोऑर्डिनेशन हो सके। उनका कहना है कि सिर्फ KMC का इदारा जो बल्दिया उज़्मा जो है उसको इस हवाले से एक बाख्तियार अदारा बनाया जाए और कराची के मसाइल जो हैं वो कराची के अपने लोगों के हाथ में दिए जाएँ और उनको बाख्तियार किया जाए। तो और जहाँ और कराची को जो बल्दिया उज़्मा है उसको जो इख्तियार है वो कराची के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होना चाहिए, चाहे उसमें सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाका हो, जब वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाका हो या कंटोनमेंट एरिया हो, उन तमाम इलाकों में जो सहूलियत की फ़राहमी के ज़िम्मेदार या इन मामलों को देखने के ज़िम्मेदार KMC को होना चाहिए ताकि काम के दौरान और इसमें एक कोऑर्डिनेशन बरकरार रहे और निगरानी का काम बेहतर तरीके से हो सके। और वो इसे कहते हैं कि जब तक ये नहीं होगा कराची का मसला हल नहीं होगा। वो इसके अलावा एक बात भी कहते हैं, वो कहते हैं कि इस मालियाती पैकेज के बाद मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो ताल्लुक़ रखने वाले ठेकेदार हैं उनमें खुशी की एक लहर दौड़ गई है कि 1100 अरब रुपए एक बहुत बड़ी रकम है और इस हवाले से ठेके जो हैं वो ज़ाहिर है इनकी लूट मचेगी। और वो उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिंध में इस वक्त ठेकों में जो कमीशन की रेट हैं वो 10 से 30% है। अगर इस तरह देखा जाए तो किसी भी मंसूबे का 1/4 हिस्सा जो है उसकी मालियत का वो तो इन हुकाम की जेब में चला जाएगा।
اور باقی اس میں سے ظاہر ہے ٹھیکیدار ایک اضافی رقم لے جائے گا اور اس طرح بہت سی رقم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ K4 کا منصوبہ ہے، K4 کا منصوبہ کہ سن 1915 میں جو لاگت ہے وہ محض 25 ارب روپے تھی، لیکن جب اس میں کئی ارب روپے خرچ ہو گئے تو تب پتہ چلا کہ جناب اس کا تو ڈیزائن ہی غلط ہے۔ اس کے بعد اس منصوبے کی جو لاگت ہے وہ 75 ارب روپے پر پہنچ گئی اور اب اس کی لاگت 125 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ہے۔ اور وہ ایک بات کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ اس سال کے آخر تک، اگلے سال کے آخر تک کراچی کے عوام کو K4 منصوبے سے پانی کا ایک بوند بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں اصل مسئلہ وہی ہے کہ یہ پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی اور اس کی جو پلاننگ ہے وہ اس میں کمزوریاں ہیں اور اسی وجہ کہ یہ پروجیکٹ اگلے سال تک مکمل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی ان منصوبوں کی تکمیل میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ گورننس کا ایشو ہے اور بھی بہت سے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جب تک گورننس کا ایشو بہتر نہیں ہوتا اور جب تک کراچی کے تمام ادارے خاص طور پر ایک چھت کے نیچے نہیں آتے اور ان کی سربراہی کسی ایک ادارے کے پاس نہیں آتی، اس وقت تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کراچی کا سب سے بڑا ایشو شہری سہولتوں کی فراہمی نہیں ہے، بحری شہری سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے نیت، عزم اور اس کا گورننس کا فقدان ہے۔ اگر یہ سب چیزیں موجود ہوں تو پھر ہی کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ محض ایک سیاست ہے، کیونکہ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں تو بلدیاتی الیکشن کے لیے یہ 1100 ارب روپے کا نیا نعرہ لگا دیا گیا ہے، اور کیونکہ اس میں سے بہت سے منصوبے پہلے سے ہی زیر التوا ہیں اور ان منصوبوں کو بھی ان میں شامل کر دیا گیا۔ مثلا سرکولر ریلوے کا منصوبہ پہلے سے جاری ہے اور بڑے عرصے سے ہم اس کے متعلق سن رہے ہیں، اسی طرح ٹرانسپورٹ کا بس ٹرانزٹ کا جو منصوبہ ہے وہ بھی ہے اور یہ K4 کا منصوبہ یہ بھی ہے، اسی طرح بہت سی سڑکوں کے ایکسپریس وے جو اس کا معاملہ ہے، تو یہ پہلے سے چل رہے ہیں اور لیکن ان منصوبوں کو آگے شامل کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت اس کمیٹی میں جو کراچی کی بحالی کے حوالے سے بنائی گئی ہے اس میں فوج کے بھی نمائندے شامل ہیں، تو اس سے یہ ایک خوشائند بات ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اب یہ منصوبے جو ہیں یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے اور کراچی کے لوگوں کے مسائل میں کمی واقع ہوگی۔ ہم بھی دعا گو گئے خدا کرے ایسا ہی ہو، اور جو لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کرے وہ غلط ثابت ہو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔